मुद्दा और मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा में एक बार फिर चुनावी मौसम शुरू हो गया है, लेकिन इस बार चुनाव स्थानीय निकाय के लिए है। चुनाव भले ही निकाय के हैं, लेकिन इनमें मिलने वाली जीत और हार के बहुत मायने होंगे। कम से कम प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए इन चुनाव में मिलने वाली जीत हर लिहाज से बेहद अहम होगी और यही वजह है कि दोनों ही पार्टी इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चुनाव प्रचार की जद्दोजहद में जुट गई है। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम के साथ रेवाड़ी नगर परिषद, नगर पालिका सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना में चुनाव होंगे। 27 दिसंबर को मतदान होगा। 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 11 से 16 दिसंबर तक इच्छुक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और उपचुनाव वाले वार्ड में ही प्रभावी रहेगी। लेकिन इससे कहीं पहले ही इन चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश की सियासत जरूर गर्मा गई है। अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए पार्टियों में होड़ शुरू हो गई है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो जेजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। गठबंधन में सरकार चला रही बीजेपी जेजेपी दोनों निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाली हैं। दोनों पार्टियों की इस साझा ताकत के सामने चुनाव मैदान में कांग्रेस भी उतरी है और कड़ी चुनौती पेश करने का दावा भी पार्टी कर रही है। इसी कड़ी में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीनों नगर निगम के मेयर और वार्ड पार्षदों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस तीनों निगमों और रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने तीनों नगर निगमों के लिए कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार और वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बड़ौदा उपचुनाव की तरह उसे निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल होगी और इस जीत का असर सीधा चंडीगढ़ में दिखाई देगा। तो हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी समर शुरू हो चुका है और इस चुनावी मौसम में हर एक पार्टी जो है अपने पक्ष में समा बांधने के लिए मैदान में उतर चुकी है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कमोबेश कर दी गई है सभी पार्टियों की ओर से। तो इन निकाय चुनाव में जीत और हार के क्या मायने होने वाले हैं, किसको जीत मिलने वाली है या मिल सकती है, कौन अपने पक्ष में समीकरण बनते बिगड़ते देख रहा है, इस पर करेंगे चर्चा। कई मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं आपसे, उसकी बात करते हैं चर्चा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वेणु सिंगला हमारे साथ जुड़े हैं और इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक चंचल नांदल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता वेणु सिंगला से पूछना चाहूंगी। वेणु सिंगला जी, क्या लग रहा है कि चुनाव जो है भले ही निकाय चुनाव है, लेकिन हार जीत कई मायनों में अहम होगी। क्या लगता है पार्टी को जीत मिलेगी? बड़ौदा उपचुनाव की तरह क्या जीत हासिल कर पाएंगे इस बार भी? आप देखिएगा, जैसे बड़ौदा में हमारी जीत निश्चित थी, इसी तरह से हम पूरे डंके के साथ कह सकते हैं कि अब निगम चुनाव में भी हमारी ही जीत निश्चित है। और यदि आप मुझसे कारण पूछेंगे तो शायद मुझे बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। जो आज देश में माहौल है और अब जो हरियाणा में चुनाव है वो भी नगर पालिका वार्डों के और जो निगम के चुनाव हैं, बहुत से मुद्दे हैं क्योंकि हर तरफ से त्राही त्राही मची हुई है। भाजपा सरकार ने आज जनता को पूरी तरह से त्रस्त रख के मेरी आवाज ही हो रही है कायनात जी, थोड़ा सा इसको ठीक करवाइए। बिल्कुल, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारी टेक्निकल टीम से हम चाहेंगे इस दिक्कत को वो जल्द से जल्द दूर करते हैं। आवाज इको कर रही है वेणु सिंगला जी की। मैं आऊंगी वेणु जी आपके पास में। बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हैं, सत्यव्रत हमारे साथ। सत्यव्रत जी, कांग्रेस की प्रवक्ता कहती हैं कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उस माहौल का फायदा एक बार फिर कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी जो है ये चुनाव भी उसके हाथ से निकलेगा। देखिए, ये तो बात स्पष्ट इनके वक्तव्य से हो गई कि इस सब किसान आंदोलन के पीछे भड़काने का काम कांग्रेस का है। ये मैं नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को साबित कर रहे हैं। रही बात चुनाव की, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और हमारी पार्टी पिछले कई दिन से
क्योंकि हमारी पार्टी सीजनल पार्टी नहीं है, हमारे कार्यकर्ता सीजनल नहीं है। वो 24 घंटा और 700 दिन 12 महीने राजनीतिक कामों में लगे रहते हैं। हमारा संगठन मजबूत है और उस मजबूत संगठन के आधार पर तीनों नगर निगम और नगर पालिका नगर जो परिषद के चुनाव हैं उसमें भाजपा अपना परचम लहराएगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग का जो चेहरा स्पष्ट हो रहा है उससे जनता भी मानेगी कि आंदोलन आंदोलन के लिए होना चाहिए, आंदोलन भड़काने और अराजकता के लिए नहीं होना चाहिए। ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इस वातावरण की निर्मित के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। तो जनता इनको जवाब देगी और बखूबी देगी, ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। वेणु जी बीजेपी के प्रवक्ता तो मान रहे हैं कि जीत तो बीजेपी को मिलने वाली है, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाएगा। ये जो किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं इसमें ये साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि पीछे कौन है और क्या करने की मंशा है। देखिए, मंशा तो इन्हीं की खराब है। इन्हीं के नेता किसानों के उनको अपमानित करने पर लगे हुए हैं। उनके ऊपर गलत और झूठे आरोप लगाकर ये लोग किसान को नीचा दिखाना चाहते हैं। जिस अन्नदाता ने इनको बड़ा किया, अपना अन्न खिलाकर, आज ये उसी की खिलाफत कर रहे हैं। आप ये बताइए, मेरे कौन से वक्तव्य से आपको ऐसा लगा कि हम लोग किसान आंदोलन के पीछे हैं, या आप ये पाठ रट कर आए थे कि आपको यही बोलना है? आप किसानों की इस वक्त हालत को समझ नहीं पा रहे हैं। आप किसानों की हालत को समझ नहीं पा रहे हैं। वेणु जी, अभी तक हमने देखा जिन जिन राज्यों में निकाय चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस तो खुद अपनी राजस्थान में जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों के चुनावी क्षेत्र थे, अपने वहीं पर वो नहीं बचा पाई सीटें, वहां से हार गए। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ भी उन चुनावों का असर देखने को मिलेगा? जी नहीं। खुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन निकाय चुनाव में जीत मिलना ये स्पष्ट करता है कि किसानों का समर्थन जो है बीजेपी के साथ है। कैसे ये आप बात आपने कैसे कही कायनात जी? नहीं, मैं प्रकाश जावड़ेकर जी की उस बयान को कोट कर रही हूँ। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि राजस्थान में जहाँ जहाँ निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, किसान वोट भी मिला है उसे। उसका कारण बीजेपी है, तो किसानों का समर्थन बीजेपी के साथ कैसे हो सकता है? आप सबसे पहले तो ये मुझे क्लियर कीजिए। वेणु जी, मैं प्रकाश जावड़ेकर जी की बात को कह रही हूँ, उनके बयान को बता रही हूँ। किसान की फसल का बीमा इस सरकार ने दिया, किसान के पशुधन का बीमा इस सरकार ने दिया, किसान की स्वयं की यदि कहीं को दिक्कत आती है उसकी सुरक्षा की गारंटी इस बीजेपी सरकार ने दी। और उनसे उनकी एमएसपी की गारंटी बीजेपी सरकार ही छीन रही है, जो अपनी जमीन बीजेपी सरकार ही छीन रही है। वेणु जी, क्या यही जो मौजूदा मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का, क्या इसी को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं या इसके अलावा भी दूसरे मुद्दे रहेंगे पार्टी के अपने? ये तो एक मेन मुद्दा है ही। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से ये सरकार आई है सत्ता में, भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। और बात करेंगे हम केवल निगम चुनाव की, तो सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा, जो लूट खसूट इन्होंने मचाई, वो स्वच्छता के नाम पर मचाई। डोर टू डोर कलेक्शन की बात ये करते हैं, एक कंपनी को ये ठेका देते हैं कूड़ा कलेक्शन का, और वो कंपनी घोटाले करती है और उसी गलत कंपनी को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फिर लगा दिया जाता है। यानी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए इन्होंने जनता के खाए हैं, और जनता को उसके अलावा क्या मिला है? केवल गंदगी। स्वच्छता के नाम पर आप स्वयं देखिएगा कि क्या कहां पर बीजेपी स्टैंड होती है। और अगर आप मुझसे दूसरा मुद्दा पूछती हैं, तो देखिए, यदि बिल्डिंग्स बनाते हैं तो जो हमारे नॉलेज में आता है, जो एक गरीब आदमी है वो आज अपनी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता। इनके जो बिल्डिंग ऑफिसर्स हैं वो आकर कहेंगे जी नक्शा पास कराओ, फलाना दो, ढिमकाना दो, तरह तरह की उनसे फॉर्मेलिटीज मांगकर केवल उनसे पैसे लूटने का काम करते हैं। और इनके राज में जो बड़ी बड़ी हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उनके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। ले देकर बात यहाँ आती है कि कोई भ्रष्टाचारी इनके राज में सत्यव्रत जी, क्या लग रहा है ये मिसमैनेजमेंट रोड़ा डालेगा जीत में? जो भ्रष्टाचार के जिसका आमूल चूल
नक से लेकर सर तक जो डूबी पड़ी है, जिसने न केवल भारत के बाहर भी भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचाया, जिसने आकाश में छोड़ा ना, धरती पर छोड़ा ना, धरती के नीचे भी छोड़ा नहीं। इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के 70 साल के कारनामों के कारण से देश के अंदर न केवल कांग्रेस की बल्कि दुनिया के अंदर देश की छवि खराब हुई। वो इस मुंह से कहते हैं कि भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर काम करती है और स्वच्छता का नारा ही नहीं, एक कल्चर पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ मांगती है, पर विकास केवल अपने राजनेताओं का करती है। गंदगी फैलाता है तो गंदगी रोकने का जो कल्चर पैदा हुआ, एक स्वभाव जनता के अंदर पैदा किया, वो इस भारतीय जनता पार्टी के राज्य के बाद में आया। हम न केवल राजनीति करते हैं बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी हमारा संबंध रहता है। हम जितने समय राजनीति करते हैं उससे कहीं ज्यादा सामाजिक मुद्दों और सामाजिक कामों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगते हैं। इसलिए ये किस मुंह से कहते हैं और किस विषय के लिए कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप बहस करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? आइए मैदान के अंदर। भ्रष्टाचार बिल्कुल मैदान में है, पूरे दमखम के साथ है, पूरे। चलिए, यहाँ हमारे साथ में इनेलो के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, ओमकार सिंह, और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप दोनों तो अपने दावे कर ही रहे हैं। इनेलो के प्रवक्ता को भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। इनेलो अपने आप को इस चुनाव में कहाँ देख रही है? जी ओमकार सिंह जी। कायनात जी, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ से आपके कि सभी प्रवक्ताओं को बराबर का टाइम दीजिए, बराबर का मौका दीजिए। बिल्कुल, अभी तो टाइम है आपके पास में, रखिए अपनी बात। शुरू से मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही प्रवक्ता बोल रहे हैं और तीसरे बंदे को टाइम नहीं दिया। मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपके आगे आपकी इच्छा जी। देखो, इनेलो शुरू से किसान हितैषी पार्टी है और किसान के साथ जुड़ी हुई है। आज देश का किसान सड़कों पे है। ये बीजेपी के अंधभक्त बने हुए, इनकी आंखें बंद है। ये चुनाव की बात करते हैं, इनेलो इस चुनाव का बहिष्कार कर रही है। किसके लिए? सिर्फ किसान के लिए। आज हमारा अन्नदाता सड़कों पे है और हम फायदे नुकसान की बात करते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे को इसका फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। वो शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए इनको। ये क्या सोचते हैं कि अन्नदाता को दुख पहुंचा रहे हैं? जब तक देश का अन्नदाता सड़कों पे रहेगा, इनेलो किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और दूसरा, जो हमारा संवैधानिक कर्तव्य है वोट डालने का, वोट हम डालेंगे, उस प्रत्याशी को डालेंगे, उसका समर्थन कर देंगे जो इस चुनाव में बीजेपी के साथ कट्टरता से खड़ा है। क्योंकि बीजेपी तो यानी आपका समर्थन कांग्रेस को है? नहीं, तो मैंने कांग्रेस नहीं बोला, मैंने बोला उस प्रत्याशी को। और दूसरी बात, एक चीज और मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि किसान के साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, उसका हाथ है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि किसान के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। जिसने कुछ कहना है कह ले, हम किसान हितैषी पार्टी है, किसान के साथ कर लड़े हैं। और जब तक किसान आंदोलन का कोई फैसला नहीं होता तब तक इनेलो किसी भी निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेगी, बहिष्कार करेगी। हाँ, वोट डालना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम बखूबी निभाएंगे, निभाना जानते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। इस वक्त आंदोलन चरम सीमा पे है। जो बड़े बड़े नेता बातें करते हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप आंदोलन में तो नहीं जा सकते, आपको शर्म आएगी। आप अपने घर की छत के ऊपर एक दिन छत पे सो के देखिए, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी किसान कैसे सड़कों पे सोया हुआ है। आप चुनाव को भूल जाओगे। और दूसरा, आप फायदे नुकसान की बात करते हो, आप किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात करते हो। वहाँ प्योर किसान है। और मैं बताऊं, मैं इनेलो का हूँ लेकिन किसान पहले हूँ। किसान हर एक व्यक्ति है, हर एक पार्टी में है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसान आंदोलन को कभी कहते हो पार्टी का आंदोलन है, कभी कहते हो खालिस्तानियों का आंदोलन है। पहले तो आपका प्रवक्ता कोई कहता गुंडों का आंदोलन है। आप सारे प्रवक्ता कम से कम एक स्टेज पर बैठ के ये विचार तो कर लीजिए, आंदोलन किसका है? ये किसानों का आंदोलन है। जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, इनेलो कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़ी है, किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेगी। आप चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते, सिर्फ किसान आंदोलन इसकी वजह है, या फिर बीते चुनाव में इनेलो का जो प्रदर्शन रहा ये वजह मानी जाए? मैं आपको बता दूं, इनेलो शुरू से लेके आज से नहीं, जब से इनेलो का गठन हुआ है, पंचायती पंच सरपंच के चुनाव से लेके संसद तक के चुनाव, सारे चुनाव लड़ती आई है। लेकिन आज बहुत दुख की बात है, किसान हमारा सड़कों पे है, हमारा अन्नदाता सड़कों पे है और लाखों किसान सड़कों पे है। और इनको चुनाव की पड़ी है। इन्होंने चुनाव रखा ही इस वक्त इसलिए है, कोई संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं थी इस वक्त। इस चुनाव को आगे टाला भी जा सकता था। इन्होंने सिर्फ किसान आंदोलन को खिंड बिंड करने के लिए
उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने काम पे लग जाए और वहाँ पे किसान अकेला पड़ जाए। लेकिन इनानो किसान को अकेला नहीं होने देगी। समर्थन तो किसानों कांग्रेस भी किसान कर रही है करेंगे। ना किसान आंदोलन को, लेकिन कांग्रेस तो चुनाव मैदान में उतर रही है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी इस बार गठबंधन में ही चुनाव लड़ रही है, भले ही वो एचडीएफ पार्टी के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है अंबाला से। कायनात जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इनालो का हो, किसान हर एक पार्टी में है। आज बीजेपी पार्टी में जो किसान है वो मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। चंचल उनको गांव नांदल में जी कुछ घुसने कहना नहीं चाह रहे दिया हैं। जी जाएगा। जी, आने ही वाली थी आपके पास चंचल जी। जी हाँ जी, पूछिए, आप क्या कुछ पूछना चाह रहे थे? चंचल जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुन लिया है, दावे भी सुन लिए हैं, दलीलें भी सुन ली हैं, कैसे देख रहे हैं इन सबको? देखिए कायनात जी, जो चुनाव अभी निकाय चुनाव है, 3 तो नगर निगम का है और बाकी नगर पालिकाओं का जो चुनाव है जी, ये चुनाव, एक तो इसमें एक नई बात है कि कांग्रेस पहली बार सिंबल पे अपने चुनाव लड़ेगी है और बीजेपी तो इससे पहले लड़ती रही है अपने सिंबल पर। अब मैं सिलसिलेवार दोनों तीनों चारों पार्टियों का स्टैंड मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो हम इसकी बात करेंगे। इस सिंबल पे अपने चुनाव लड़ रही है, साथ में जेजेपी इनके साथ है, उसके साथ जो दारूहेड़ा नगर पालिका है और एक और उसमें इनका गठबंधन है। वहाँ इनका सारे उम्मीदवार और सब चीजें तय हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है, मंडल स्तर से लेके और अपना अध्यक्ष पद तक। और हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने अपना चुनाव डिक्लेयर होते ही अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है चुनाव के कैंडिडेट डिक्लेयर करने का। तो जो बीजेपी है उसने चुनाव में एक तरह से आप ये मान लिए कि अभी तीनों वक्ताओं की मैंने बात सुनी, किसान का मुद्दा तो हावी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन को सिर्फ किसान ही नहीं, व्यापारी संगठन, मंडी एसोसिएशन व अन्य काफी शहरी लोगों ने भी समर्थन दिया है। शहर की संस्थाएं भी, जो शहर में सोनीपत में, रोहतक में, बहादुरगढ़ में, झज्जर में या आसपास जो संस्थाएं हैं, जहां जहां इलेक्शन है, दारूहेड़ा की बात करें, उधर भी अभी आपने देखा होगा कि वहां भी किसान आंदोलन शुरू हो गया है जी। तो वो सब एक्टिव है और वो सपोर्ट में है किसानों के। सबने अपने अपने तरफ से किसानों को समर्थन दे दिया है। अब इसका इफेक्ट क्या रहेगा वो आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात, बिल्कुल ये शहरी चुनाव है और शहरी वोटर है यहाँ पे, तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट रहेगी इसमें। दूसरी बात, अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पहली बार, आप ये मान लीजिए कि सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस में गुटबाजी भी अपने चरम पर है। आपने बड़ौदा चुनाव में देखा होगा जी कि कितनी गुटबाजी की टिकट आई, फिर गुटबाजी इलेक्शन में भी, इलेक्शन के दौरान भी देखी गई। इसमें 2 चीजें हैं कांग्रेस की तरफ से और 2 ही चीजें बीजेपी की तरफ से हैं। पहली ये है कि अगर बीजेपी निकाय चुनाव जीत जाती है तो बीजेपी का शहरी एरिया में वर्चस्व कायम रहेगा। अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत जाती है, निकाय चुनाव, या मान लिया 3 में से 2 भी जीत जाती है, तो हम ये मान लेंगे भाई बड़ौदा में भी कांग्रेस ने चुनाव जीता और उस जीत का उनका एक तरह से रास्ता शुरू हो जाता है जी। जो आगे चुनाव विधानसभा में आएगा। ये जो निकाय चुनाव होते हैं, इनमें मिलने वाली जीत यही देखा जाता है कि आगे की जीत का रास्ता तय करती है या दिखाती है? बिल्कुल आगे की जीत का रास्ता भी तय करती है। और एक बात ये मानिए, तकरीबन 22 से 23 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ शहरी एरिया लगता है, जिसमें निगम भी है, 7-8 निगम है, कुछ पालिकाएं हैं। अगर वहाँ अब 3 निगम और 3 पालिकाओं का चुनाव है, तो यहाँ अगर कांग्रेस किसी तरीके से बढ़त में आती है तो ये मानिए कि आगे जो विधानसभा चुनाव आने वाला है 4 साल के बाद, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्लस रहेगा। बीजेपी के लिए प्लस यहाँ पे ये है कायनात जी कि अगर उनकी सत्ता है, लोग इसलिए भी उनको जिता सकते हैं कि भाई 4 साल बचे हुए हैं और हमें सरकार से काम लेना है, तो हम अपने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। सरकार से ही कोई नुमाइंदा होगा तो काम और तेजी से होगा, जल्दी काम होगा, करना बहुत आसान रहेगा। जी जी। क्योंकि आप देखिए रोहतक में क्या स्थिति है कि रोहतक में, जैसे आप उदाहरण में मैं से दे रहा हूँ एक जिले का, सोनीपत का भी उदाहरण ले लीजिए। सोनीपत में फिर भी 2 MLA बन के आए हुए हैं, रोहतक में तो कोई MLA ही चुन के आया हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो वहाँ के लोगों को हल्का वाइज बड़ी दिक्कत आती है अपनी समस्याएं लेके जाने में और चीजों में। अगर जनता का प्रतिनिधि अगर चुना हुआ हो
तो वहाँ कहीं ना कहीं फायदा रहता है जनता को भी। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है और सत्ता में होने का फायदा भी हो सकता है। और रही बात इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों के प्रवक्ता बैठे हैं, इन लोगों का शहरों में कभी वर्चस्व रहा नहीं और इन लोग जो है सिर्फ इतना कर सकती है कि किसान आंदोलन को बुलाने के लिए अपने लोगों को कह दे कि भैया जो उम्मीदवार ऐसा हो जो किसानों के पक्ष में हो उसको वोट दे दे लोग, ऐसा एक फतवा जारी कर सकते हैं। और जेजेपी का भी वही कैडर है जो इन लोग का है, शहर में कहीं नहीं रहा। ये पहली बार दारूहेड़ा व 1-2 नगर पालिकाओं में अपनी किस्मत आजमाएगी। इस बार लगता है जेजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है इनालो, क्योंकि कई बार लगता है दूसरी पार्टियों से ज्यादा मुकाबला नहीं, जेजेपी से ज्यादा मुकाबले में है। जेजेपी के साथ कहना जी बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि उसके जो एमएलए हैं, 6-7 एमएलए पहले भी कई बार आपस में वो अपने अध्यक्ष के खिलाफ कह चुके हैं बातें, किसान आंदोलन के पक्ष में आ चुके हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी उलझन सी की स्थिति है कि वो एमएलए क्या करे तो क्या करे, जनता के बीच जाते हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं तो वह जनता किसान आंदोलन की बात करती है। अगर वो अपने अध्यक्ष की बात सुने तो उन्हें गठबंधन का धर्म निभाना पड़ता है। तो कहना जी स्थिति जेजेपी की ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला रहेगा और ये मुद्दे सारे हावी रहेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर हम यहाँ जो हम देख रहे हैं इस निकाय चुनाव में जेजेपी बीजेपी साथ साथ हैं, एक और एक 11 होंगे या सिर्फ एक और एक 2 ही रह जाएंगे? एक और एक 2 रहने की उम्मीद ज्यादा है। क्योंकि कहना जी एक सोनीपत की बात जरूर करूंगा, क्योंकि सोनीपत के कुंडली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे जबरदस्त किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसका असर सोनीपत नगर निगम पर जरूर पड़ेगा। और दूसरा जो पंचकुला का क्षेत्र में आपको बता दूं, पंचकुला और अम्बाला दोनों जगह एक तरह से, अम्बाला तो मानिए कृषि क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और पंजाब से लगता हुआ है, उधर से पंचकुला भी पंजाब से लगता हुआ है। वहां भी कहीं न कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं इस आंदोलन का नुकसान झेलना पड़ सकता है और कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है किसान आंदोलन को। कहीं न कहीं जनता की भावनाएं भी आज के दिन किसान आंदोलन के साथ है। लेकिन ये सारी चीजें तो जब चुनाव शुरू हो गया है, जब कैंडिडेट अपना वोट मांगना शुरू करेंगे, जब वोटिंग का दिन आएगा उससे 2 दिन पहले सारी स्थितियां क्लियर होंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी, मेरा मानना ये है कि इनकी जो वोटों का मार्जिन है तो ज्यादा नहीं रहेगा किसी भी पार्टी का, जो खिंच के चुनाव चलने वाला है यहाँ पे। जी बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है और मुकाबला एकदम नेक टू नेक ही रहेगा। जी सत्यव्रत जी, किसान आंदोलन का बड़ा नुकसान यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ ये आंदोलन तेजी पकड़ रहा है वहाँ पर वो जगहें शामिल हैं जहाँ निगम चुनाव इस वक्त होने वाले हैं। सोनीपत की बात करें या पंचकुला की बात करें, अम्बाला की बात करें। देखिए किसान आंदोलन जिस मुद्दों पर चल रहा है और बीजेपी की सरकार ने उससे पूर्व की सरकारों ने किसान हित में जो कदम उठाए हैं उसके तुलनात्मक निर्णय और उनके ऊपर बहस और उनकी चर्चाएं इस चुनाव में होंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने एमएसपी का जो उछाल दिया किसान को, जो उसको उसकी जमीन के ऊपर लगने वाली लागत के आधार पर मूल्य तय करके और उसका एमएसपी तय करना, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था और आजादी के बाद इस प्रकार का कोई कदम नहीं हुआ। और किसान के हित में केवल बवंडर खड़ा कर सकते हैं पॉलिटिकल लोग, लेकिन वास्तव में उसके हित की चिंता करने वाला नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई प्रधानमंत्री अब से पहले नहीं हुआ। सत्यव्रत जी, आपको लग रहा है कि ये बातें पहले नहीं समझाई गई हैं? ये सब बातें हो रही है और जनता इनके अंदर व्यक्त भी कर रही है। आप जब समाचार पत्रों को, सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं तो दोनों प्रकार की बातें आ रही है। एक पूछिए लोग हैं जो जनता को और किसान को, प्रोग्रेसिव किसान को जो अपनी खुद की बातें खड़ा करना चाहता है, जी ओंकार जी, आओगे नांदल जी को नेशनल और इंटरनेशनल बनाना चाहता है, वो उन लोगों को सत्यव्रत जी प्रयास करता है, उससे ऊब चुके हैं लोग। प्रोग्रेसिव किसान इस कानून सत्यव्रत जी, आप वही बातें फिर से दोहरा रहे हैं जो कई मंचों पर बीजेपी के नेता बता चुके हैं, कह चुके हैं और सुना चुके हैं। चलिए ओमकार जी, मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर बीजेपी वाले ही समझदार हैं? क्या लाखों किसान बेवकूफ हैं? आज देश का बच्चा बच्चा किसान के साथ खड़ा है। ये एमएसपी की बात करते हैं। अगर इनमें इतनी गैरत और शर्म होती, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी
बात सुन लीजिए, अगर इतनी गैरत और शर्म होती तो ये कानून, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, पूर्ण बहुमत आपने अगर थोड़ी सी भी गैरत होती, आपातकाल के टाइम में कानून लाए जाते हैं ऐसे, आपने कोरोना महामारी के काल में कानून लेके आए, आप पूरे जिम्मेवार हो कि आज अगर देश का अन्नदाता सड़कों पे बैठा, बीजेपी जिम्मेवार है। आप अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए एक रात छत पे जाके सो के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे ट्रंप में किसान आज बैठा हुआ है। आप बात सुनने की हिम्मत रखिए। आपने अगर इतनी ही गैरत है, आप एक रात छत में सो के एक एक करके सत्यव्रत जी और आप कह रहे हो कि सिर्फ आप ही को चलो, आप ही समझदार हो और सारे बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। चलिए ओमकार जी नांदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, चंचल नांदल जी। देखिए जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। एक तो एमएसपी पे सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। एमएसपी की तो हालत वो होने वाली जो पेट्रोल डीजल की है, धीरे धीरे करके एमएसपी खत्म हो जाएगा और जो मंडियां हैं सरकारी, उनकी हालत हो जाएगी बीएसएनएल जैसी कि बिकने के कगार पे आ जाएंगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, वहां उसको कॉलोनी काट के सरकार बेच देगी। और ये सारा जो है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आम आदमी को आने वाली है। जमाखोरी का जो कानून है ना, उसमें बदलाव किया उससे। अगर आज किसान अपनी फसल देता है प्राइवेट को, किसी को भी, वो मान लीजिए 10 रुपए किलो कोई चीज दे दी, उसको स्टॉक करके वो 100 रुपए किलो बेचेगा। किसान को भी 100 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी मजबूरी में, आम आदमी को भी 100 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी। उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। जमाखोरी सिर्फ एक कंडीशन पे रुकेगी, जब कोई युद्ध की स्थिति हो, कोई आपात स्थिति हो। नहीं तो जमाखोरी के लिए जो कानून में रिलैक्सेशन दी गई है वो सरासर, सत्यव्रत जी जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी, मैं भी, सबको झेलनी पड़ेगी। वो मैं भी वही चीज 100 रुपए किलो खरीद के लाऊंगा जो आप खरीद के लाओगे। और ये दिक्कत आने वाले समय में बहुत बड़ी है और रहेगी। आपने देखा, जैसे आप अगर पेट्रोल डीजल की बात करें, पहले सरकार ने क्या शुरू किया कि भाई इसमें 6 महीने में हम बदलाव करेंगे, फिर 1 महीने पे आगे, फिर रोज पे आगे, फिर कंपनियों को छोड़ दिया कि आप अपना बदलाव आप करें, रोज के रेट आप तय करें। ऐसे ही एमएसपी का होने वाला है। किसान जो व्यापारी है, बड़ा व्यापारी, उसको तो फ्री का मजदूर मिल जाएगा। किसान वो उनके लिए फसल बोएगा, वो कोड़े के भाव खरीदेंगे और उसको वो स्टॉक करके। सत्यव्रत जी, वो कहावत तो सुनी होगी ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सत्यव्रत जी, फसल आई और कल उसकी फसल निकल जाए, बेच जाए, उसके हाथ में पैसे आ जाए। और मंडियों में तो सरकार का दबाव था, एक दाना मंडियों से खरीदा जाता था, आपका गेहूं खरीदा जाता था, आपका धान खरीदा जाता था, एक दाना तो खराब होता था, उसको भी किसान दबाव बनाकर खरीदवा लेता था। और तीसरी बड़ी बात जो किसान आंदोलन की चल रही है, तो तीसरी बड़ी बात जो एसडीएम को लेके एक एक करके नांदल जी, सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि आप कहीं की बात कहीं पर जोड़ रहे हैं, कहीं का सिर कहीं का पैर आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इनको समझ आनी चाहिए, अनाज इस देश के अंदर आती हूँ, एक एक करके कायना जी, जो तीसरी बात जो एसडीएम की कोर्ट में बात जाएगी, कोर्ट से हटा के, कोर्ट में तो कहेंगे किसान को उम्मीद रहती है कि भाई उनको न्याय मिल जाएगा, लेकिन एसडीएम तो सरकार का बनता है, वो सरकार की बात सुनेगा। सत्यव्रत जी, अभी आप देख सकते हैं इसी पैनल में कितनी यहाँ पर अलग अलग राय सामने आ रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो किसान के हक की बात कर रही है, हित की बात कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी यहीं पर ही इसी पैनल में कितने अलग अलग मत निकल के सामने आए हैं उसी कृषि कानून को लेकर। चलिए सत्यव्रत जी, नांदल जी से मैं पूछता हूँ, आज उस कानून के अंदर केवल युद्ध की क्यों बात की है? उसको महंगाई दर के साथ जोड़ा गया उसके अंदर कि जब एक सीमा से महंगाई अटकेगी, हम तुरंत तो स्टोरेज की जो कब्जा होगा उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जमाखोरी वाला कानून होते हुए प्याज की कीमतें 100 रुपए किलो पहुंच जाती है, तो जमाखोरी वाला कानून हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर जो चीजें स्टॉक होने वाली चीजें हैं कायनात जी, जो भी स्टॉक होने वाली चीजें, सब्जियां हैं, दाल है, उनके लिए हाहाकार मचने वाला आने वाले समय में, तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला।
एक बार तो आप ये मानिए कान्हा जी, चलिए बिल्कुल, कृषि कानूनों को लेकर आशंकाएं अपार है, लेकिन अभी तक कोई समाधान यहाँ पर निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इतनी ज्यादा किसी बात को लेकर आशंकित नहीं होते किसान, तो आज इतने दिन तक बीत जाने के बाद भी 19वां 20वां दिन हो गया है धरने पर बैठे हुए, ये स्थिति आज नहीं बनते हुए दिखती। वेणु जी कुछ कहना चाह रही है, वेणु सिंगला जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी। वेणु जी, सत्यव्रत जी यदि सुनेंगे मेरी बात तो मैं बोलूंगा। सत्यव्रत जी चलिए। क्या हुआ 3 तलाक के बारे में, क्या हुआ 370 के बारे में? आप कहाँ जा रहे हैं सत्यव्रत जी? हरियाणा की बात चल रही है, निगम चुनाव की बात। आप राष्ट्रीय मुद्दे लेकर बीच में आ गए हैं, हम निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव की बात है जी वेणु जी, इन निकाय चुनाव पर अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है उनके असर की बात कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर फिर से वही बात आप दोहरा रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। चुनाव हो रहा है, 3 तलाक का कोई मुद्दा ही नहीं है जी। यहाँ तो निकाय चुनाव की बात है, आम आदमी वोट रहे हैं यहाँ पे, और आम आदमी को अपनी वोट डालनी है जो रोजमर्रा की दिक्कतें निगम से लेके होती है, और उसमें महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हाउस टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जो निगम के टैक्सेस है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सत्यव्रत जी एक बार सुन लीजिए सत्यव्रत जी। ये बातें सारे मुद्दे के अंदर शामिल है। 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे कान्हा जी। कान्हा जी आप इनसे पूछिएगा कि ये क्यों रट्टू तोते की तरह एक ही बात पे रट्टा लगाए हुए हैं कि किसानों के हित में है, किसानों के हित में है। इनको ऐसा मैं कह रही हूँ सत्यव्रत जी, आप भी नहीं सुन रहे हैं। एक करके सभी अपनी बात रखें जी। नहीं चाहिए, और ये लोग उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं और कह रहे हैं किसानों के हित में है। हित में भाई कैसे हित में? आप समझाइए तो सही। आप साजिश कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं किसानों के साथ। आप आए दिन तारीख पर तारीख आप बुलाते हैं किसानों पर, निष्कर्ष आप कोई निकालते नहीं है, फैसला आप उन्हें कोई देते नहीं है। गोल मोल बात घुमाकर आप केवल अपने अडानी अंबानी कॉर्पोरेट्स को खुश करने में लगे हैं। आपके हमारे प्रधानमंत्री जी को उनको खुश करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं नांदल साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, जो नांदल साहब ने एक्ट के अंदर कहा कि केवल युद्ध के समय उसको पर छूट मिलेगी। आप बताइए आज उसके अंदर ये शब्द किस प्रावधान के अंदर लिखा हुआ है? मैं आपको युद्ध में, आपात स्थिति में, सत्यव्रत जी आप सुन तो लीजिए एक एक करके। स्टॉक की लिमिट भी खत्म कर दी गई है, कितना स्टॉक कर सकता है कोई भी। मैं कहता हूँ कान्हा जी, मैं आप सत्यव्रत जी और बाकी सारे प्रवक्ता और आम जनता मैं दिखा दूंगा तो कितनी महंगी चीज सीधे बाजार में जाया करेंगे और उनके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। अब आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए कहाँ पर जा रहे हैं। कंपनियों ने जब से तय करना शुरू किया है पेट्रोल डीजल के दाम, जब कोई भी कंपनी इस तरह की कार्रवाई कंपनियों के हाथ में चीजें आ जाएंगी तो कंपनियों के ऊपर कोई भी कंट्रोल सरकार का नहीं रहने वाला, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। और ये देखना कि जो एक बार कानून बन गया उसको धीरे से दूसरी सरकार बदलती है। जी वेणु जी। जी कायनात जी मैं कहना चाहूंगी सत्यव्रत जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हमें लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया है। हेलो जी वेणु जी आप कहिए। जी मैं कहना चाहूंगी कि जब सरकार कुछ खरीदेगी ही नहीं, मंडियों को ये लोग खत्म कर देंगे, एमएसपी ये खत्म कर रहे हैं, तो जो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है सरकार के द्वारा जो एक गरीब जनता के पास राशन जाता है वो भी बंद हो जाएगा। ये आंदोलन ये लोग बात कर रहे हैं किसान की, और हम कहते हैं ये किसान का नहीं, ये जन आंदोलन है। हर कोई इस आंदोलन से जुड़ा है, चाहे वह छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, किसान है, और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर असर पड़ने वाला है वो है एक गरीब जनता, जिसको 2 वक्त की रोटी अगर सरकार के यहाँ से मिलती है तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब सरकार के पास राशन ही नहीं होगा तो वो क्या बांटेगी। दूसरी बात, ये जो जमाखोरी की कालाबाजारी की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने फूड क्रॉप को, हेलो जी सुन पा रहे हैं हम, कहिए वेणु जी। इन्होंने
जो ये जमाखोरी वाला जो प्रावधान किया है और इसमें जो इनके अडानी अंबानी जी जो कॉर्पोरेट जमाखोरी करेंगे और कालाबाजारी करेंगे, आप देखिएगा महंगाई किस चरम सीमा तक पहुंचेगी और उसमें किसान को कहाँ फायदा होगा। अगर चीज महंगी मिलेगी तो बाजार में मिलेगी। अभी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं ओमकार सिंह जी, आप जल्दी अपनी बात रखिए। मुझे राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ जुड़े हुए नांदल जी, उनसे भी सवाल करना है। जी ओमकार जी। कायनात जी, मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छा बोलते हैं। इन सारे प्रवक्ताओं की एक आदत का तो मैं कायल हूँ, जब दूसरा बोलता है उसके बीच में बोलते हैं ताकि जनता उसकी आवाज ही ना सुन सके। और इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने पढ़ाई तो करी हिंदू मुसलमान की, बीच में आ गया किसान। अब जब भी ये उलझ जाते हैं ना, तब ये आ जाते हैं पाकिस्तान, चीन, 370, 3 तलाक। अरे भाई जमीन पे आइए, धरातल पे आइए, बात कीजिए किसान की, बात कीजिए आम जनता की, बात कीजिए मूल्यों की, बात कीजिए एमएसपी की। एमएसपी आप बातों बातों में लागू कर रहे हो, जब सारे देश कह रहा है कि इस कानून की जरूरत नहीं। आपको क्या समस्या पड़ गई? कौन से कीड़े ने काट दिया आपको कि ये कानून लेके आ गए? जब किसान कहता है मेरे को कानून की जरूरत नहीं, किसान कहता है मेरे को जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून लेके आए हो। आपको क्या दिक्कत है? 70 साल से हमारी व्यवस्था चल रही है, आप किसान का फायदा करना चाहते हो, उसका बिजली का बिल माफ करो, उसका लोन माफ करो, उसको सब्सिडी दो, उसको बीज दो, खाद दो, सस्ती जमीन दो। आप किसान का भला करना चाहते हो और बहुत से तरीके हैं, लेकिन क्षमा कीजिए, ये कानून वापस लीजिए। ये कानून किसान के साथ साथ आम उपभोक्ता, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वेणु जी हैं, चाहे कोई भी है, चाहे कायनात जी है, इन सबको बर्बाद कर देगा। आज आप हट धर्मी में बैठ के किसान को ठगने का काम कर रहे हो। आप अपना हट धर्म छोड़ के राज धर्म निभाइए। एक दिन किसान के साथ ठंड में जाके देखिए, आंखों में पानी आ जाएगा आपका। आप उसी दिन अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दोगे जिस दिन आप किसान के साथ खड़े होगे। आंखें खोलिए और किसी के साथ धोखा ना कीजिए। ये कानून की इस वक्त देश को कोई जरूरत नहीं है। देश कोरोना महामारी में मर रहा है और आपको कानून लाने की पड़ी है। 3 कानून इसी टाइम लाने थे, जब कोरोना महामारी खत्म हो जाती तब ले आते कानून। आपको इतनी क्या इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से अभी कानून लाने पड़ गए? चलिए, सवाल तो यहाँ पर कई उठ रहे हैं इसी बात को लेकर के। बीजेपी के नेता इस बारे में जवाब देकर अपनी सफाई पेश करने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। नांदल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कार्यक्रम की कि इससे पहले भी कई राज्यों में जो है निकाय चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर वहां पर देखा गया है। क्या लगता है कि क्या वो प्रदर्शन यहाँ भी दिखाई देगा हरियाणा में, या फिर यहाँ पर ये जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, ये अलग तरीके से इन चुनाव पर असरअंदाज रहने वाला है? देखिए कान्हा जी, जो अन्य क्योंकि जो निकाय चुनाव है वो बहुत छोटा चुनाव होता है एक तरह से, एक क्षेत्र का भी एक बहुत छोटे एरिया वार्ड का चुनाव होता है। दूसरा ये कि जैसे राजस्थान में बताया आपने कि वहाँ बीजेपी को अच्छी जीत मिली है, तो तेलंगाना में हम देख सकते हैं कि प्रदर्शन किस तरह का रहा बीजेपी का। जी हाँ, वहाँ भी ठीक रहा है प्रदर्शन बीजेपी का। लेकिन जब वो चुनाव हुए, वो राजस्थान के चुनाव हुए, उस टाइम किसान आंदोलन इतनी पीक पे नहीं था। दूसरी बात, जो ये निकाय चुनाव है, इसमें क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर रहेगी। इसमें हार जीत का फासला कुछ ज्यादा नहीं रहने वाला, क्योंकि दोनों ही पार्टियां शहरी क्षेत्र की पार्टियां हैं। मैं किसान आंदोलन के मामले से हटके मैं ये बातें बता रहा हूँ जो मौके की स्थिति है। और जो तीनों निगम के क्षेत्र, पहले हम बात करें सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, प्योर शहरी क्षेत्र हैं सारे। उनमें ग्रामीण क्षेत्र तो मान लीजिए 2, 4, 5, 10 गाँव लगते होंगे, वो भी शहर के नजदीक वाले ही हैं, उनमें भी शहरी असर ही रहता है एक तरह से। तो वहां पे क्या रहेगा कि तो कांटे की टक्कर रहने वाली है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, सत्ता में है, उनको फायदा भी मिल सकता है सत्ता में होने का। दूसरा, उनको नुकसान किसान आंदोलन से भी हो सकता है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि ये एक सिस्टम है, मैं आपको समझाऊं कायनात जी, जो किसान है उसको अच्छी फसल का अच्छा दाम मिलेगा तो शहर में आएगा, वो चीजें खरीदेगा, उससे दुकानदारी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि भारतवर्ष जो है 65 से 70% किसानी से जुड़ा हुआ है, और जो किसानी की आय है उसी से कहीं न कहीं आप कहीं भी छोटे व्यापारी से किसी से ही बात करेंगे ना, तो वो इंतजार करता है कि गेहूं की फसल कटेगी जब मेरी दुकानदारी थोड़ी और बढ़िया हो जाएगी और महीनों के मुकाबले,
जब मेरे पास धान की फसल आएगी, जब मेरा व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान के हाथ में पैसा आता है और किसान उस टाइम मैक्सिमम अपनी खरीदारी करता है जाके। उस टाइम व्यापार में भी, लोकल व्यापार में, छोटे व्यापार में, जो जिस तरह के हमारे शहर है जहाँ चुनाव हो रहा है, वहां पे उछाल आता है व्यापार में। लेकिन अगर जिस तरह किसान आंदोलन से हम इसको इसलिए जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि अगर इस तरह का एमएसपी वगैरह हट गया, क्योंकि अभी तक सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एमएसपी में कुछ लिख के नहीं दिया है। सिर्फ बात हो रही है कि हम एमएसपी देंगे, जरूर इसको लिख के दे देंगे, आपको दे देंगे, दिया नहीं है, कोई चिट्ठी वगैरह कोई जारी नहीं की है। आप जाओ ना, तो अगर आप सुनिए सत्यव्रत जी आपकी बारी है जो बोल रहे ना, सबका अपना अपना विश्लेषण है, एक बार सुन तो लीजिए। निगम चुनाव की बात हो रही है, जो मैं इसमें जो राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपको चीजें बता रहा हूँ। जब आपकी बारी है तो आप बोल लीजिएगा, नहीं तो आप बोलोगे फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा, उसका फायदा नहीं है। कोई ना मेरी बात सुन पाएगा ना आपकी बात सुन पाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। तो अभी जो अगर एमएसपी को लेकर कुछ बात अच्छी आ जाती है तो उसका फिर फायदा सभी को, छोटे व्यापारी को भी है और आपके किसानों को भी, आम आदमी को भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए मंडी में, सरकारी मंडी में फसल जाती है तो आम आदमी भी अपने साल की फसल एक बार खरीदता है, गेहूं खरीद लेता है, आटा खरीदता है, या चीनी वगैरह जो भी दालें, कोशिश करता है कि जो चीजें खराब ना हो वो कोशिश करता है मंडी से जाके इकट्ठा खरीदने की। एक बात ये भी रह सकती है नांदल जी, जैसा हम बात कर रहे हैं और बहुत देर तक इसी बात को लेकर चर्चा रही कि किसान आंदोलन का जो असर है, सीधा असर वो पड़ सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए अभी बहुत वक्त है यहाँ पर मतदान में, इस बीच कोई बीच का रास्ता निकलता है या ये मुद्दा जो है हल हो जाता है, तो फिर आप देख रहे हैं कि एकदम बदलेंगी परिस्थितियां। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कहा कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ना कांटे की टक्कर है, तो अगर बीजेपी कहीं न कहीं इस मुद्दे पे किसानों को खुश कर पाती है और उसके साथ साथ आम आदमी भी खुश हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो महंगाई का सिस्टम है, अगर प्राइवेट हाथों में कोई भी चीज जाती है तो आप देखना कि एक बार तो प्राइवेट जो कंपनियां लालच देती हैं, ये फ्री वो फ्री, ये रेट वो रेट, फिर धीरे धीरे उस रेट को बढ़ाना शुरू कर देती है और वो रेट आम आदमी के हाथ से बाहर निकल जाता है। आप देखिए, जैसे अब रिलायंस जियो का उदाहरण हम ले लेते हैं, उन्होंने सिम फ्री कर दिया बहुत दिनों तक, उनकी कॉस्ट भी फ्री रही, उसके बाद 300 रुपए कर दिया, फिर 599 रुपए कर दिया जो 3 महीने का पोस्ट पेड है। इसी तरह धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ा दी, उसमें दिन कम कर दिए। तो वो इस तरह धीरे धीरे एक प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो एक मीठा जहर देती हैं और वो मीठे जहर का असर दूर जाके दिखता है, आपको बाद में दिखेगा। एक बात तो लालच में सब लोग आगे कर लेते हैं सारी चीजें में, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए जो पेट्रोल डीजल के दाम, अगर हम उनसे जोड़े, बीएसएनएल की जो हालत है, एमटीएनएल की जो हालत है, आप देखिए कि बीएसएनएल को प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर बोली भी लगा दी, 3G 4G की बोली लगा पाया बीएसएनएल, उसकी हालत ऐसी कर दी कि वो बोली लगा पाया। मैं इसमें की सरकार की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि जो 3G 4G का जो आवंटन हुआ पावर के टाइम पे बिल्कुल हुआ, समझा जा सकता है कि सरकारी उपक्रम और किस तरह से उसे होना चाहिए था, लेकिन आज किस हालत में है। इसी तरह जो पेट्रोलियम का है उसको प्राइवेट कर दिया, तो आप देखिए डीजल पेट्रोल के भाव रोज अप डाउन होते हैं, महंगे ज्यादा होते हैं, सस्ते कम होते हैं। मान लिया 1 रुपया बढ़ गया, सस्ता कर दिया 10 पैसे। तो इस तरह की चीजें, ये चीजें आम आदमी को दुख देंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि चलो आप बीजेपी के प्रवक्ता है सत्यव्रत जी, इनको तो ठीक है, तो मेरी बात ठीक लग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सारी सरकारें आती हैं। जहां जहां किसी बड़ी चीज का प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल खत्म होता चला जाता है और वो कानून इस तरह के बनाए जाते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज के हक में होते हैं, कहीं ना कहीं हिडन चीजें होती हैं उसमें जो बाद में निकल के आती हैं, और उसका असर दूरगामी होता है और उसको सरकार को भी नुकसान है, आम आदमी को भी नुकसान है। जी, क्या कहेंगे यहाँ पर वेणु सिंगला जी? पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, अभी जिस तरह से अभी कांग्रेस भी काफी इस बात को लेकर आश्वस्त कहीं ना कहीं जरूर होगी कि सीधा उसके हाथ में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर चुनाव में उतरेगी और उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए परिस्थितियां यहाँ पर एकदम बदल जाती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए क्या आपको लग रहा है कि राह इतनी आसान होगी? वो भी तब जब गुटबाजी भी यहाँ पर हावी रह सकती है। संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं जितनी बीजेपी। देखिए कायनात जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि किसान का मुद्दा तो एक है ही है, वो तो एक सच्चाई है, वो एक आंदोलन सच है, सबके सामने है। लेकिन आप कह रही हैं यदि कोई बीच का रास्ता निकल आता है तो केवल एक किसान का मुद्दा ही नहीं है। अभी मैंने आपको गिनवाए कितने मुद्दे, आपने देखा कि स्वच्छता के नाम पर कितनी लूट खसूट हुई, बिल्डिंग्स के नाम पर कितनी लूट खसूट हुई। आप देखिए कॉलोनीज तो काट देते हैं, उनको रेगुलर करते नहीं है,
सारे टैक्सेस ये लोग उनसे लेते हैं, और जब वो एनडीसी लेने के लिए निगम में जाते हैं तो निगम देता नहीं है, कहता है इलीगल कॉलोनीज है। तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार है इनके राज में, और हम यही मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि यदि कांग्रेस आती है तो इस भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म करेगी। सत्यव्रत जी, ये देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ा मजाक और एक चुटकुला होगा कि कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, एक बात। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर सिंगला जी के बोल रही हैं, उन मुद्दों को लेकर लिखने करने की प्रक्रिया इस सरकार ने शुरू की है, जो वर्षों से शहरीकरण की दौड़ में कॉलोनियों को लाइसेंस नहीं दिए गए, और जो प्राइवेट जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनियां डेवलप करके और लूट खसुट मचाई। ये सरकार उनको लीगलाइज करके व्यवस्था ठीक करने के प्रयास में है। जैसे जैसे भी होगा उनको परेशान न हो इसलिए प्रयास किया जाता है। ये अपने समय की बात बताइए ना, बीजेपी तो केवल 5 साल में आई है। 5 साल से पहले आपकी सरकारों ने कितनी प्राइवेट कॉलोनियों को आपने डेवलप नहीं होने दिया, कितने आपने तो 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। सत्यव्रत जी, आप बताइए, जो 5 साल में आपकी सरकार ने इस देश को कहां पहुंचाया है? कौन सा वर्ग आपसे खुश है? आप बताइए। किसान तो हमारे बेचारे सड़कों पर है ही, व्यापारियों के ऊपर आपने जीएसटी थोप दिया, नोटबंदी आपने थोप दी झूठ बोलकर कि काला धन वापस आ जाएगा। आप बताइए कौन सा काला धन आप वापस ले आए? आपने किस वर्ग को आपने खुश किया? कौन सा वर्ग? आज कर्मचारी है, वो बेचारे सड़कों पर है, नौकरियां आप दे नहीं सकते, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप देखिए, युवा हमारे आज क्राइम की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि आपकी सरकार रोजगार नहीं देती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? पिछले 5 सालों में आपने तो देश को गर्त में डाल दिया है। आपने देश को दिया क्या है? सत्यव्रत जी, आप नहीं सुन पाएंगे, आप सच्चाई नहीं सुन पाएंगे, इसलिए आप जनता को भी सुनने नहीं देंगे। आप बात को सुनिए तो सही। ओमकार सिंह जी, आपने अभी ये साफ कर दिया है कि इनेलो तो चुनाव मैदान में नहीं उतरने वाली है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि इनेलो की किस तरह से भूमिका इसमें बड़ी रहने वाली है चुनाव में? किसके लिए जीत का रास्ता साफ करेगी पार्टी? कायनाथ जी, मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। इन्होंने निरंकुश शासन देना शुरू कर दिया। जैसे इनेलो ने चुनाव का बहिष्कार किया बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, अगर देश की सभी पार्टियां इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अभी ये नहीं समझ रहे, ये मन मर्जी के कानून बना रहे हैं। कहते हैं किसान के हित के लिए कानून बनाया, जब किसी ने मांगा अगर सभी बहिष्कार कर देंगे तो फिर तो वो निर्विरोध एक तरीके से जीत मान ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इनको अपनी औकात पता लग जाएगी उससे। इनको पता लग जाएगी सारा देश एक तरफ है, ये एक तरफ है। ये मन मर्जी और इनकी खत्म हो जाएगी। आज ये कहते हैं किसान के हित में कानून बना, भाई किसान। मैं ये जानना चाह रही हूँ ओमकार सिंह जी कि इनेलो जो है वो किसके लिए जीत का रास्ता साफ करने वाली है? आपने कहा कि जो किसानों के हक में दृढ़ता से खड़ा होगा उसको हमारा वोट होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, और हरियाणा में भी, और केंद्र में भी। तब इन्होंने स्वामीनाथन आयोग लागू की। ये दोनों की दोनों पार्टी किसान को लूटने का काम कर रही हैं। अगर जैसे इनेलो ने चुनाव का बहिष्कार किया वैसे कांग्रेस भी बहिष्कार करे, इन पे प्रेशर बनेगा कि चुनाव सब कुछ नहीं है, देश की जनता सब कुछ है। आज लोकतंत्र की परिभाषा ये भूल चुके हैं। जब लोग सड़कों पे है, ये किस तंत्र की बात करते हैं? ये हार जीत की बात करते हैं। अरे भाई, हम तो किसान के साथ हैं, किसान के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हो तो बात बनती है। ये कहते हैं किसान के हक में कानून बनाएंगे, किसान मांगता नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे को रसगुल्ला खिलाना चाहते हैं, मैं खाना नहीं चाहता, जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस रहे हैं, क्यों? इसमें इनका क्या फायदा? ये सिर्फ अपने अंबानी, अडानी और चंद उद्योगपतियों को खुश करना चाहते हैं। मेरे भाई सत्यव्रत शास्त्री जी, अंदर से अगर दिल से पूछे तो ये भी इनके खिलाफ होंगे, लेकिन इनकी मजबूरी है क्योंकि बीजेपी का टैग लगा हुआ है। आज अगर बीजेपी का टैग छोड़ दें तो ये भी किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, मेरे को विश्वास है। ओमकार सिंह जी, अभी भी आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रही थी कि इनेलो जो है वो किसका सपोर्ट करने वाली है इस चुनाव में? इनेलो उस प्रत्याशी का सपोर्ट करेगी जो किसान के साथ सीधे तौर से जुड़ा हुआ है, किसान के साथ कंधा से कंधा लगा के खड़ा है। हम किसी और का सपोर्ट नहीं करने वाले। हमने चुनाव का बहिष्कार किया। हाँ, किसान समर्थित
उस व्यक्ति का हम सपोर्ट जरूर करेंगे। और दूसरा, देश हित में, जनता हित में, नगर हित में, हल्के के हित में हम ये चाहेंगे अच्छे प्रत्याशी नगर निगम में चुनते हैं। आज तो कांग्रेस ही समर्थन में है किसान के केवल। वेणु जी कह रही हैं कि कांग्रेस समर्थन में है, तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, और वो डायरेक्टली आपसे पूछ रही हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट रहेगा फिर, और आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं। अगर कांग्रेस समर्थन में थी तो पिछले 10 साल हुड्डा जी का राज था, केंद्र में मनमोहन सिंह जी थे, तब ये स्वामीनाथन आयोग क्यों नहीं लागू करी? ये जो आज इन्होंने बिल पास किए हैं, इसकी जन्मदाता कांग्रेस ही है। इन बिलों की नींव कांग्रेस नहीं रखी थी, ये जनता समझ चुकी है, किसान भी समझ चुका है। तो फिर ये माना जाए कि इनेलो सिर्फ वोट कटवा इस बार जो है वो बनेगी दूसरी पार्टियों के लिए? क्यों? बिल्कुल नहीं वोट कटवा बनेगी। इनेलो अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगी। जी, और सत्यव्रत किसान हित में जो भी कैंडिडेट होगा मैं उसको कहना चाहता हूँ, जब ओंकार सिंह जी, माननीय प्रवक्ता जी, ये कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टी एक और किसान हित में हम हैं, तो किसान हित के कैंडिडेट खड़े हों और वो किसान हित के लिए अच्छा काम करें, ये मौका क्यों गवा रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। सत्यव्रत जी, बड़े शर्म की बात है, देश का किसान सड़कों पे है और आप हार जीत की बात करते हो। जमीर मर चुकी है क्या हमारी? चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया नांदल जी से। नांदल जी, ये हार और जीत कितनी बड़ी होगी? अगर ये कहा जाए कि मान लीजिए बीजेपी की जीत होती है, तो क्या ये माना जाए कि जो किसानों के लिए कृषि कानून बनाए पार्टी ने, उस पर मोहर होगी? या फिर अगर ये चुनाव हारती है तो क्या ये माना जाएगा कि ये किसान आंदोलन का असर रहा, या फिर जो अभी कमियां खामियां गिनाई वेणु सिंगला जी ने, उनका माना जाएगा कि ये हार जीत रही? मैं दोनों ही तरह से जानना चाहूंगी, हार और जीत के क्या मायने निकलेंगे इस चुनाव में, जल्दी से। देखिए कायनाथ जी, हार जीत के मायने सीधे ये निकलेंगे, अगर किसान आंदोलन के रहते चुनाव होता है और किसी तरीके से कांग्रेस जीत जाती है जी, तो इसमें 2-3 चीजें होंगी कि भाई 4 साल बचे हुए थे, फिर भी जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। और किसान आंदोलन का तो असर निश्चित तौर पे, क्योंकि सारे क्षेत्र इसके किसान आंदोलन के आसपास लगते हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, बॉर्डर एरियाज है सब, और निश्चित तौर पर पड़ेगा। और इसका अगर बीजेपी जीत जाती है तो इसका फायदा ही मिलेगा, और इसका एक ये भी बड़ा फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मोहर लग जाएगी कि भाई किसान आंदोलन का कहीं असर नहीं हो रहा। चलिए, बिल्कुल ये जरूर देखने वाली बात रहेगी कि ये मौजूदा मुद्दे जो है वो कितने हावी रहने वाले हैं इस चुनाव के नतीजों पर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव का बिगुल तो बज चुका है और जीत को लेकर हर एक का अपना दावा है। हार जीत का फैसला तो जनता को करना है, लेकिन उसी जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की प्रचार रूपी कसरत शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि राजनीतिक दलों की ये कसरत चुनावी दंगल में किसे जीत दिलाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।